से पर्यटकों को काशी के बारे में, सारनाथ के बारे में और महात्मा बुद्ध के। आप देख रहे हैं आज तक, और इस समय सीधे सारनाथ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अपने आखिरी पड़ाव पर, जो कि देव दीपावली पर वाराणसी में उनके आने के आखिरी पड़ाव पर वो इस जगह पर इस समय पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हर जगह पर उनके साथ रहे हैं, यहां पर भी उनके बिल्कुल साथ साथ नजर आ रहे हैं। सारनाथ वो जगह जहां पर गौतम बुद्ध के पहले उपदेश से जुड़ती है मान्यताएं, और इसीलिए यहां का महत्व इतना ज्यादा बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए रहता है। जिस तरह से इसे संवारा गया है, सजाया गया है, वो तस्वीरें आप इस समय देख सकते हो। चूंकि प्रकाश पर्व के तौर पर ही हम आज देख रहे हैं, आज देव दीपावली हम देख रहे हैं, तो इसीलिए यहां पर भी प्रकाश के खेल का एक अद्भुत शो आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री का यह अंतिम पड़ाव है वाराणसी में। आज लगभग 7 घंटे से अधिक का समय उन्होंने यहां पर बिताया है, जिसकी शुरुआत उन्होंने एक 6 लेन के उद्घाटन के साथ की, विकास कार्यों के साथ की, और उसके बाद आगे आध्यात्म की यात्रा पर ये ले निकले। भगवान बुद्ध पर लाइट एंड साउंड शो यहां सारनाथ पर पेश किया जाएगा। सारनाथ में भगवान बुद्ध की संपूर्ण जीवनी के दर्शन हो जाएंगे, कुछ उसी तरीके से जिस तरीके से वाराणसी के घाटों पर शिवजी की आराधना में यहां पर लोग लीन हुए थे, और लेजर शो के जरिए वो सारी चीजें यहां पर प्रतिबिंबित की गई थी। उसी तरीके से सारनाथ में साउंड एंड लाइट शो होने वाला है, जिसे देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठे हैं। और ये शो शुरू जो हो गया है, इसके जरिए भगवान बुद्ध के जीवन का चित्रण होगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से वहां पर ये लाइट एंड साउंड शो शुरू किया गया है। जो इतिहास में कई नामों से जाना गया। सबसे पहले काशी, फिर बनारस, और अब वाराणसी। मंदिरों की नगरी है ये, बाबा विश्वनाथ की नगरी। हर शाम शहर के अनगिनत घाटों पर भगवान को अर्पित संध्या आरती के असंख्य दिए जगमगा उठते हैं। आरती की ध्वनि जो मन को शांति प्रदान करती है। ऊपर जो ये लाइट एंड साउंड शो हो रहा है, अमिताभ बच्चन की आवाज में आप सुन सकते हैं कि गौतम बुद्ध के जीवन दर्शन को इस समय, और ये इतनी सुंदरता से इसे बनाया गया है, जहां पर काशी के घाटों का चित्रण भी इसमें हो जाता है। आप देखिए तो काशी के घाटों में भी किस तरीके से सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं लोग, गंगा जल का आचमन कर रहे हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर इस समय इस धार्मिक स्तूप पर आप देख सकते हैं। युगों से विश्व का आध्यात्मिक केंद्र रहा है ये शहर। 1916 में स्थापित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एशिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध है। वर्षों से जलती चिता की आग, मणिकर्णिका घाट। मान्यता है यहां पार्थिव शरीर का दाह संस्कार करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। खेले मसाने में होई दिगंबर खेले मसाने में होई। महादेव तो रोज यहां होली खेलते हैं, रोज होली का दहन होता है। जिंदगी से धड़कती उमंगें सजोई ये गलियां, यहीं तो बसा करते थे कबीर, बसे थे तुलसीदास। मनुष्य के हाथों ने बनाई ये अभूतपूर्व नगरी, और वो ही शांति की तलाश में गंगा में डुबकी लगा तन और मन की शुद्धि पाने, आध्यात्म की जिज्ञासा लिए यहां खींचा चला आता है। वाराणसी सिर्फ एक प्राचीन नगरी ही नहीं, मनुष्य और उसकी श्रद्धा का इतिहास है। ये शहर कैसे बसे,
इनको बनाया किसने? इन प्राचीन शहरों में बने राजमहल, ये किले इस बात का प्रतीक है कि यहां राजाओं का साम्राज्य रहा होगा। उन्होंने इन शहरों का, राज्यों का निर्माण किया होगा। कुछ शासक जो इतिहास के गलियारे में खो गए, और कुछ जिन्होंने इतिहास में अपनी जगह बनाई। कुछ ऐसे जिन्होंने क्षत्रिय वंश में जन्म तो लिया, लेकिन योद्धा नहीं बने, राज्य की सीमाएं नहीं बढ़ाई। आज आपको सुनाते हैं एक ऐसे राजकुमार की कहानी जो जन्मा तो राजघराने में, लेकिन सुख सुविधा और राजसी जीवन को त्याग आम मनुष्य के जीवन को सुधारने एक आध्यात्मिक पथ पर निकल पड़ा। कई वर्षों पहले एक शासक राजा शुद्धोदन और उनकी रानी माया देवी के परिवार में पुत्र ने जन्म लिया। यह बालक किसी महल में नहीं, बल्कि एक उपवन में पैदा हुआ। लुंबिनी उपवन में एक राजकुमार ने जन्म लिया। उसके चेहरे पर पड़ रही सूरज की रोशनी उसे एक अलौकिक चमक दे रही थी। शायद ये कोई संकेत था। ग्रहों की स्थिति समझकर यह धारणा भी बनी कि यह बालक या तो एक महान राजा बनेगा या फिर एक आध्यात्मिक गुरु। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। राजा शुद्धोदन चाहते थे कि राजकुमार समय आने पर वंश को आगे बढ़ाए और एक महान राजा बने। वो सिद्धार्थ की तकदीर बनाने में लग गए या उनका ऐसा भ्रम था। समय बीता और सिद्धार्थ 29 साल के हो गए। क्षत्रिय वंश के एक लंबे चौड़े खूबसूरत राजकुमार। वो राजकुमार जिन्होंने अपने जीवन के 29 वर्ष महल की चारदीवारी में हर संभव सुख साधन के साथ व्यतीत किए, बाहर की दुनिया से पूरी तरह अनजान। एक दिन महल के प्राचीर पर खड़े सिद्धार्थ ने नीचे देखा। उन्होंने वो देखा जो आज तक नहीं देखा था, जो शायद उनकी कल्पना से भी परे था। उनके मन में सवाल उठे, वहां क्या है? किस तरह के लोग वहां रहते हैं? तो धार्मिक स्तूप किस जिस तरह की तरीके से, चीजें? जिसके पीछे काली रात के बीच में से आपको रोशनी की एक रेखा दिखती है, और उसके बीच में काशी को जिस तरीके से चित्रित किया गया, और बाद में भगवान बुद्ध की जिस तरह कहानी सुनाई जा रही है, संपूर्ण जीवन दर्शन उनका इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में जैसे ही पहुंचे, उसके बाद से उनका हर एक कदम एक संकेत भी था। उनके हर एक कदम में एक संकेत था, एक संदेश था। अब उस संदेश को, उस संकेत को कोई कैसे पढ़े वो अपने अपने ऊपर है, लेकिन अभी तक जो सारनाथ उनका अंतिम पड़ाव है, जिसके बाद वो यहाँ से रवाना हो जाएंगे, वहां पर पूरी तल्लीनता से वो इस समय भगवान बुद्ध की जो कहानी इस साउंड एंड लाइट शो के जरिए दिखाई जा रही है, उसे देख रहे हैं। राजकुमार को एक बीमार आदमी दिखाई दिया। सिद्धार्थ विचलित हो गए और अपने मित्र से पूछा, ये आदमी ऐसा क्यों दिख रहा है? राजकुमार, यह आदमी स्वस्थ नहीं है, बीमार है। कुछ आगे बढ़े, उन्होंने एक बूढ़ा आदमी देखा। इस आदमी की ऐसी अवस्था क्यों? इसकी उम्र हो चली है राजकुमार, काफी उम्र हो गई है। आगे जाकर एक व्यक्ति का मृत शरीर देखा। ये व्यक्ति ऐसे क्यों पड़ा है? साथ बैठे लोग ये क्या कर रहे हैं? इस व्यक्ति का जीवन शेष हो गया राजकुमार। साथ बैठे लोग इसके परिवार के सदस्य हैं, शोकाकुल हैं, वेदना में हैं। जिन लोगों को मैं जानता हूं, जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, महाराज, मेरे पिता, परिवार के अन्य लोग, वो मेरे दोस्त जिनके साथ मैं बड़ा हुआ हूं, क्या सभी के साथ यही होगा? सबके साथ? राजकुमार,
बुढ़ापा तो सब पर आएगा। हम सभी कभी न कभी बीमार भी होंगे और हम सभी को मृत्यु भी प्राप्त होगी। महल के अंदर की दुनिया उन सच्चाइयों से परे थी जिनसे सिद्धार्थ का आज सामना हुआ था। उनकी दुनिया आज टूटकर बिखर गई, वो शोक में डूब गए। वो उन सभी दृश्यों के जवाब चाहते थे जो उन्होंने महल के बाहर देखे थे। उन्हें इस बात का आभास हुआ कि अभी तो बहुत कुछ देखना है, समझना है, जानना है। उनके मन की आवाज उन्हें बार बार कि वो उन सच्चाइयों के महज गूंगे दर्शक बनकर नहीं रह सकते। उन्हें उस सच्चाई को खोजना था जिनमें जीवन के जवाब छिपे थे। उस दिन के बाद सिद्धार्थ चुपचाप कई बार महल की सीमा के बाहर निकले, सच्चाई की तलाश में। उन्हें जवाब चाहिए थे। अपनी ऐसी ही एक यात्रा के दौरान सिद्धार्थ ने एक साधक को देखा जो गहरे ध्यान में लीन थे। उसकी आंखें धीरे से खुली और सिद्धार्थ की आंखों से मिली। उनके विचार जुड़े। सिद्धार्थ को उसी क्षण एहसास हुआ कि जो उत्तर वो बाहर खोज रहे थे वो तो उनके भीतर ही थे, उनके स्वयं के अंदर। उनका निश्चय आकार लेने लगा। अगर आसपास के लोगों को उनके दुख दर्द समझाने में मदद करनी है तो उन्हें स्वयं इस पहलू को समझना। भगवान बुद्ध का ये जो जीवन परिचय आप सुन रहे हैं, उसमें उनके जीवन को बहुत सरल तरीके से सबके सामने रखा जा रहा है कि किस तरीके से गौतम बुद्ध भगवान हुए। और ये पूरी जो उनकी जीवन की यात्रा रही कि किस तरीके से एक राजकुमार ने आगे बढ़कर उस व्यथा को समझा, उस दर्द को समझा जो एक आम इंसान महसूस कर सकता है। उसे महसूस करते हुए जब उन्हें उस परम ज्ञान की प्राप्ति हुई और आज गौतम बुद्ध के दिए हुए जो संस्कार हैं, उनके दिए हुए जो मंत्र हैं, उस रास्ते पर लोग चलते हैं। अहिंसा परमो धर्म का वो गौतम बुद्ध की सीख, जिसके जरिए सम्राट अशोक, जिन्होंने इस स्तूप का निर्माण भी करवाया, किस तरीके से चंड अशोक को अशोक महान माना गया था, इसी में वो कहानी भी जुड़ जाती है। वो गहरे ध्यान में लीन होते गए। एक आश्रम में 5 भिक्षुओं के एक दल ने उन्हें ध्यान की इस अवस्था में देखा। उन्हें लगा कि ये व्यक्ति बुद्ध बनेंगे और यदि इस प्रक्रिया में वो उनके साथ रहे, उनसे जुड़े रहे, तो उन्हें भी विवेक और ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये कौन है? चेहरे पर इतनी शांति, अपने चारों तरफ की ध्वनि से अनजान, अपनी तपस्या में लीन। इनका अनुसरण करना चाहिए। इनके साथ रहें तो हमें भी ज्ञान की प्राप्ति होगी। वो सिद्धार्थ के पहले अनुयायी बने। कौटिन्य, महानमन, वप, भद्दिदय और अश्वजीत, इन्होंने सिद्धार्थ का अनुसरण किया, उनकी सेवा की और ज्ञान प्राप्त किया। सिद्धार्थ की साधना चलती रही, लेकिन लगभग 6 वर्ष के बाद भी उन्हें अपने प्रश्नों का जवाब नहीं मिला। उनको एहसास हुआ कि मंजिल बहुत दूर है और समय एकमात्र जीवन काल है। वो चाहते थे कि उनके आसपास के लोग जन्म, मृत्यु और उसके बीच के काल को समझें, जीवन के सार को समझें। उनके लिए जीवन का सार एक दिए के समान था। अगर हम एक दिया जलाते हैं तो कुछ समय पश्चात वो बुझ जाता है, पर अगर हम एक दिए से अनेकों दिए जलाएं तो चारों ओर इतना प्रकाश फैल जाएगा कि प्रकाश सीमित नहीं रहेगा, वो औरों का जीवन भी रोशनी से भर देगा।
सिद्धार्थ मानते थे कि बाहर के युद्ध को जीतने से बेहतर है भीतर के युद्ध को पहले जीता जाए। एक बार यदि मन की शांति प्राप्त हो जाए तो उसे कोई चुरा नहीं सकता। वैसे ही हमारे भीतर का आनंद, जो परछाई बनकर हमारे साथ रहता है, हमें कभी नहीं छोड़ता। एक दिन सिद्धार्थ अपने आखिरी आश्रम से निकल पड़े, अपने आप ही इस भीतर के युद्ध को जीतने के लिए, और उनके पीछे पीछे चल पड़े 5 भिक्षु। कि वो बिहार के उरुवेला नामक गांव जा पहुंचे। बिना कुछ खाए पिए निराहार रहते हुए उन्होंने तपस्या आरंभ कर दी। सिद्धार्थ अपने शरीर को कठोर यातना दे रहे थे, स्वयं को परीक्षा की चरम सीमा तक ले जाना चाहते थे। एक दिन ध्यान करते हुए सिद्धार्थ अचेत हो गए। जब होश आया, उन्होंने विचार किया कि सत्य की खोज का यह मार्ग सही नहीं था। हमारा शरीर एक वीणा की तरह है। यदि वीणा के तार ढीले छोड़ दिए जाएं, तो कोई स्वर नहीं निकलेगा, और यदि वीणा के तारों को कसते कसते ऐंठ दिया जाए तो टूट जाएंगे तार। ये सब विचार करते करते वे पास के ही गांव में एक गृहस्थ के द्वार पर पहुंचे। वहां पहुंचकर क्षीण कंठ से उन्होंने पुकार लगाई, भिक्षाम देहि। सिद्धार्थ का ये रूप देखकर 5 अनुयायियों को लगा उनके साथ। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस जिस जगह पर भी गए हैं, कोई बड़ा संकेत वहां से देकर निकले। अब इसकी शुरुआत में आप ध्यान दीजिए कि यह कहा गया कि आज एक ऐसे राजकुमार की कहानी सुनाते हैं जिसने अपने राज्य के विस्तार के बारे में कभी नहीं सोचा दूसरी चीजों के बारे में, मानवता के बारे में। अब चीन में सबसे ज्यादा जो बौद्ध के अनुयायी हैं, आप ये देखिए, और उसके जरिए क्या ये एक चीन पर भी एक बहुत बड़ा कटाक्ष हो जाता है? एक ऐसा देश जो कहता है कि हम हैं तो अहिंसावादी, लेकिन सिर्फ विस्तार की सोच रखता है। बहरहाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जिस भी इलाके में गए हैं, वहां पर कोई ना कोई संकेत उन्होंने अपनी बातों से दिया है। आज दोपहर से, जब से वाराणसी वो पहुंचे हैं, जब से उस 6 लेन का उन्होंने उद्घाटन किया है और उसके बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए हैं, हर जगह पर कोई ना कोई अलग संदेश। लेकिन इन सारी चीजों के बीच आप अभी भी देखिए देव दीपावली की अद्भुत छटा जो मेरे चारों तरफ आपको इस समय नजर आ रही है। यहाँ के लोग भी यही कहते हैं कि देव दीपावली हर साल मनती थी, हर साल कोई अलौकिक छटा यहाँ पर होती थी, लेकिन इस बार वो बात ही निराली है। काशी कोतवाल की जय, माता अन्नपूर्णा की जय, मां गंगा की जय। जय काशी, जय काशी। काशी कोतवाल की जय, माता अन्नपूर्णा की जय, मां गंगा की जय। नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, सप्तगावनं गोविंदाय नमो नमः, पवित्रं पवित्रो वा सर्वं। आज पूरा बनारस जगमग है, एक एक घाट सजा है, एक एक तस्वीर अद्भुत है। घाटों पर लाखों दिए जले हैं। इस बार की देव दीपावली बेहद खास है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिया जलाने काशी आए हैं। दीपावली का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये दीप जलाकर। बनारस की देव दीपावली की बड़ी मान्यता है। कार्तिक पूर्णिमा पर दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं। लेकिन पहली बार ऐसी भव्य तस्वीरें दिखी। पहली बार कोई प्रधानमंत्री देव दीपावली पर बनारस आया है।
लाखों द्वीपों से काशी के 84 घाटों का जगमग होना अद्भुत है। गंगा की लहरों में ये प्रकाश इस आभा को और भी अलौकिक बना रहा है। और साक्षी कौन है देखिए ना, ऐसा लग रहा है जैसे आज पूर्णिमा पर देव दीपावली मनाती काशी महादेव के माथे पर विराजमान चंद्रमा की तरह चमक रही है। काशी की महिमा ही ऐसी है। दीपावली पर अयोध्या सजी है, देव दीपावली पर काशी सजी है। प्रधानमंत्री की काशी अब कितनी बदल गई है, अलकनंदा क्रूज पर सवार होकर खुद प्रधानमंत्री ने इसे देखा। जिस अलकनंदा क्रूज से पीएम मोदी बनारस के घाटों पर घूमे, गंगा किनारे बदलते बनारस को देखा, वो क्रूज 2 साल पहले ही चलाया गया है। इसी तरह के नए नए प्रोजेक्ट से बनारस की तस्वीर बदल गई है। काशी आज जिस तरह से विकास पथ पर अग्रसर है, उससे पूरी दुनिया का पर्यटक आज इस क्षेत्र की ओर देख रहा है। बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र के साथ साथ दुर्गा कुंड जैसे सनातन महत्व के स्थलों का भी विकास किया गया है। दूसरे मंदिरों और परिक्रमा पथ को भी सुधारा जा रहा है। घाटों की तस्वीर तेज गति से बदल रही है। उसने सुबह बनारस को फिर से अलौकिक आभा दी है। मां गंगा का जल भी अब निर्मल हो रहा है। यही तो प्राचीन काशी का आधुनिक सनातन अवतार है। यही तो बनारस का सदा बना रहने वाला रस है। जब से पीएम मोदी वाराणसी से सांसद बने हैं, तब से इस प्राचीन नगरी को भव्य स्वरूप देने का बीड़ा उठाया है। इसी के लिए आज पीएम फिर बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए आए। नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, दत्तप्रघानं गोविंदाय नमो नमः। पीएम ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। पीएम ने काशी विश्वनाथ मंदिर को और भव्य स्वरूप देने वाले, मंदिर तक आसानी से पहुंचने वाले कॉरिडोर प्रोजेक्ट को देखा। ये पीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये जो कॉरिडोर है, ये अपने आप में इसीलिए अद्भुत है कि सबसे पहले तो इसे संभव ही नहीं माना जा रहा था। हमने देखा था कैसे एक पतली सी गली से होकर बहुत धक्का मुक्की होते हुए कोई भी आस्था के द्वार पर जाता है तो वैसा अनुभव नहीं चाहता है, लेकिन उसमें से होके गुजरना पड़ता था। आप कब पहुंचते थे, कब दर्शन करते थे, आपको पता ही नहीं चलता था। आपको आपके ईश्वर के साथ क्या थोड़ा सा समय मिल पा रहा था? बिल्कुल नहीं, सारे लोग यही कहेंगे। लेकिन अब यहाँ पर आपके पास उतना हिस्सा है, उतना क्षेत्र है कि आप वहां पर आराम से खड़े होकर दर्शन कर सकें। विरोध करने वालों ने तब इसे लेकर भी काफी कुछ कहा था, बहुत कुछ किया भी था, लेकिन आज बाबा की कृपा से काशी का गौरव पुनर्जीवित हो रहा है। सदियों पहले बाबा के दरबार का मां गंगा तक जो सीधा संबंध था, वो फिर से स्थापित हो रहा है। साथियों, नेक नियत से जब अच्छे कर्म किए जाते हैं तो विरोध के बावजूद उनकी सिद्धि होती ही है। अयोध्या में श्री राम मंदिर से बड़ा इसका क्या होगा? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर तेजी से काम चल रहा है। अगले साल तक इस कॉरिडोर का काम पूरा हो जाएगा। वाराणसी में जिस तरह से काम हुआ है, जिस तरह से 6 वर्षों में बनारस बदला है, उससे काशी को पुराना वैभव लौटने का भरोसा है। कुछ लोगों के लिए विरासत का मतलब होता है अपना परिवार और अपने परिवार का नाम।
हमारे लिए विरासत का मतलब है हमारी संस्कृति, हमारी आस्था, हमारे मूल्य। उनके लिए विरासत का मतलब है अपनी प्रतिमाएं, अपने परिवार की तस्वीरें। इसलिए उनका ध्यान परिवार की विरासत को बचाने में रहा। हमारा ध्यान देश की विरासत को बचाने, उसे संरक्षित करने पर है। मेरे काशीवासियों, बताइए मैं सही रास्ते पर हूं ना? मैं सही कर रहा हूं ना? देखिए, आपके आशीर्वाद से सब हो रहा है। कोरोना काल में पीएम ने करीब 9 महीने बाद वाराणसी का दौरा किया। वो करीब 7 घंटे तक अपने संसदीय क्षेत्र में रहे। 6 लेन हाईवे का उद्घाटन करने से लेकर देव दीपावली मनाने तक पीएम का वाराणसी में ये यादगार दौरा रहा। श्वेता सिंह के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक। चाहे अपने राजनीतिक विरोधियों पर तंज कसना हो या फिर अपनी भक्ति में लीन होकर यहां बाबा विश्वनाथ के धाम जाना हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपना समय व्यतीत किया है यहां पर दोपहर से लेकर रात तक, अभी भी इस समय भी वो वाराणसी में ही है, सारनाथ में भी हैं, और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप रहिए खबरदार। सीधे काशी से आप देख रहे हैं खबरदार। देव दीपावली के पर्व का आयोजन है। सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार देव दीपावली के पर्व पर काशी पहुंचे थे और अब सारनाथ में जो उनकी यात्रा का अंतिम पड़ाव था वो संपन्न हो रहा है और वहां से प्रधानमंत्री मोदी अब वापस निकल रहे हैं। यानी कि जो आज लगभग 7 घंटे की उनकी यहाँ की यात्रा रही है वो अब इसी के साथ समाप्त हो रही है। अभी उन्होंने सारनाथ में लाइट एंड साउंड शो के जरिए भगवान बुद्ध का जीवन चित्रण देखा कि किस तरीके से राजकुमार सिद्धार्थ भगवान बुद्ध बने। अब वहां पर इस दर्शन के साथ, वहां पर इन तस्वीरों को देखने के साथ प्रधानमंत्री मोदी वहां से निकल रहे हैं। साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज 2 बार संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। यहां पर काशी की जनता से उन्होंने संवाद स्थापित किया है और उसके जरिए बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उन्होंने समूचे देश में देने की कोशिश की है। आज यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निकलने की ये तस्वीरें, जो कि आज इतना वृहद, इतनी विस्तृत तस्वीरें दिन भर की निकल कर आई, चाहे वो 6 लेन का उद्घाटन हो जहां पर से सबसे लंबा संबोधन और सीधे तौर पर किसानों से बातचीत करने का उनका जो प्रयास था वहां से निकला था। आज जब वो मंच पर आए थे उसके साथ ही उन्होंने बहुत सारे अपने ऐसे कदम का बखान किया जिसमें किसानों के हित में देश ने काम किया, देश की सरकार ने काम किया है। और इसके जरिए उन्होंने कोशिश की ये बताने की किसानों को, क्योंकि किसान अभी भी नाराज हैं और दिल्ली के 3 बॉर्डर्स पर वो इस समय मौजूद हैं, लेकिन उनको एक तरीके से ये समझाने का प्रयास था कि उन्हें गलत समझाया जा रहा है। दरअसल जो नीतियां हैं वो उनके हित में। आज प्रधानमंत्री ने क्या क्या कहा है पहले वो सुना देते हैं। सालों तक एमएसपी को लेकर छल किया गया, योजनाओं के नाम पर छल, यूरिया खाद के नाम पर भी छल, जो अभी हुआ ही नहीं है, जो कभी होगा ही नहीं, उसको लेकर समाज में भ्रम फैलाया जाता है। पीएम के मन में आज 2 ही शब्द थे, काशी और किसान। पीएम ने काशी की देव दीपावली के अलौकिक दृश्यों के बीच किसानों की आशंकाओं वाली धुंध को हटाने की कोशिश की है। नए कृषि कानून को लेकर दिल्ली में किसान विरोध का झंडा बुलंद किए हुए हैं। दिल्ली के 3 बॉर्डर पर लगभग 5000 किसान डेरा डंडा जमाए बैठे हैं। विरोध की आवाज बुलंद है।
इस विरोध के बीच वाराणसी में पीएम ने किसानों को खास तौर पर याद किया और बिना नाम लिए विपक्ष पर किसानों को भड़काने के आरोप लगाए। पीएम ने इसे किसानों के साथ छल बताया, अन्नदाताओं में भ्रम फैलाने की साजिश बताई। योजनाओं के नाम पर छल, किसानों के नाम पर खाद पर बहुत बड़ी सब्सिडी दी गई, लेकिन ये फर्टिलाइजर खेत से ज्यादा काला बाजारियों के पास पहुंच जाता था। यानी यूरिया खाद के नाम पर भी छल। पहले वोट के लिए वादा और फिर छल। यही खेल लंबे समय तक देश में चलता रहा है। जिन्होंने वादे तोड़े, छल किया, उनके लिए ये झूठ फैलाना एक प्रकार से आदत बन गई है, मजबूरी बन चुका है। जो पहले होता था वैसा ही अब भी होने वाला है। लेकिन जब इस सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो सच आपके सामने खुल करके आ जाएगा। प्रधानमंत्री ने किसानों को भ्रम से दूर रहने की सलाह दी। दोहराया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म करने का सवाल ही नहीं उठता। किसानों को समझाते हुए पीएम ने कहा, मंडियों और एमएसपी को खत्म करना था तो मंडियों को ताकत क्यों देते? नए कृषि कानून किसानों के लिए विकल्प हैं, लेकिन पुराने में कोई बदलाव नहीं है। एमएसपी होता था मगर खरीद नहीं होती थी। सरकार मंडियों को और आधुनिक बनाने जा रही है। उन्हें ताकत देने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। किसानों के नाम बड़ी बड़ी कर्ज माफी होती थी मगर उनको कभी इसका लाभ नहीं मिलता था। पीएम ने अपने दावों पर वजन देते हुए कृषि कानून को गंगा जल जैसी पवित्र नीयत के साथ लिया गया फैसला बताया। मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, मैं मेरे किसान भाई बहनों को कहना चाहता हूं और मां गंगा के घाट पर से कहना चाहता हूं, काशी जैसी पवित्र नगरी से कह रहा हूं, अब छल से नहीं, गंगा जल जैसी पवित्र नीयत के साथ काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसानों को किसी भ्रम में ना पड़ने के संदेश दे रहे थे। वहीं दिल्ली में सरकार पूरी तरह एक्टिव भी थी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 12 घंटे के अंदर दूसरी बार गृह मंत्री अमित शाह से मिले। कल रात को जेपी नड्डा के घर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर की बैठक हुई थी। माना जा रहा है कि सरकार किसानों से बात करने वाली है। कृषि मंत्री ने संदेश दिया है कि किसान आंदोलन छोड़े और बातचीत का माहौल बनाएं। किसानों से, किसान यूनियन से उनकी समस्याओं को लेकर लगातार 3 दौर की वार्ता कर चुकी है। चौथी बार 3 दिसंबर को मिलेंगे ऐसा सरकार ने प्रस्ताव दिया था। तो वार्ता का क्रम तो चल ही रहा है। मतलब किसी को ये सोचने की आवश्यकता नहीं कि सरकार बात करने को तैयार नहीं थी। सरकार ने मंत्री के स्तर पर बातचीत की, अधिकारियों के स्तर पर बातचीत की और अभी भी सरकार खुले मन से बातचीत करने को तैयार है। लेकिन बातचीत का माहौल किसान यूनियन ने बनाना चाहिए और उनको आंदोलन का रास्ता छोड़कर चर्चा का रास्ता अपनाना चाहिए। मोदी सरकार ये किसान आंदोलन जल्द से जल्द खत्म कराना चाहती है। इसीलिए सरकार की तरफ से लगातार ये बयान दिए जा रहे हैं कि सरकार किसानों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। लेकिन किसानों ने ये साफ कर दिया है कि वो सरकार के साथ बिना शर्त ही बातचीत करने के लिए तैयार होंगे। अब देखना यह है कि सरकार बीच का ऐसा कौन सा रास्ता अपनाती है जिससे किसानों का यह आंदोलन जल्द से जल्द समाप्त हो सके, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर यह आंदोलन लंबा चला तो इसका नुकसान उनकी सरकार और पार्टी दोनों को हो सकता है। किसानों ने अपने मंच पर किसी राजनीतिक दल को जगह नहीं दी, पर विपक्ष पूरी ताकत से किसानों के साथ खुद को खड़ा किए हुए है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने सरकार को घेरा है।
राहुल गांधी ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को किसानों की शक्ति और ढाल बनने को कहा है। देशभक्ति, देश की शक्ति की रक्षा होती है। देश की शक्ति किसान है। हम सबको मिलकर हिंदुस्तान की शक्ति के साथ खड़ा होना पड़ेगा, किसान के साथ खड़ा होना पड़ेगा। जहां भी ये किसान भाई हैं, वहां जनता को, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निकलकर इनकी मदद करनी चाहिए, इनको भोजन देना चाहिए और इनके साथ खड़ा होना चाहिए। सरकार का दावा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और नए कृषि कानून में कोई संबंध नहीं है, लेकिन किसान इसे एमएसपी से छेड़छाड़ बता रहे हैं और सरकार के दावे पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। सवाल उठता है कि किसान सड़क पर क्यों है? अगर कृषि कानून पर ये विरोध सिर्फ भ्रम है, तो इसे दूर करने की कोशिश रंग क्यों नहीं ला रही? और अगर अन्नदाताओं के सवाल जायज हैं, तो ठंड के बीच इन्हें सड़क पर रहने को क्यों मजबूर किया जा रहा है? किसानों से गंभीर वार्ता तुरंत क्यों नहीं शुरू हो रही? मौसमी सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। तो प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से जो ये 25 मिनट का कृषि दर्शन काशी से दिया है, उसका कितना असर पड़ेगा किसानों पे? क्योंकि किसान जो है वो बहुत ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं। दिल्ली में बुराड़ी जाने के लिए उन्हें कहा गया था, लेकिन उन्होंने नकार दिया, कहकर कि ये एक ओपन जेल की तरह है और जो लोग वहां गए भी थे वहां से लौटने लगे। लेकिन इस सब के बीच मुश्किलों में फंसी है दिल्ली। जैसे 3 जगहों पर जहां से जो एंट्री पॉइंट है शहर के, वहां पर ये किसान है और वो कह रहे हैं कि अगर सरकार ने बातें नहीं मानी तो वो दिल्ली को पूरी तरीके से बंद कर देंगे हर ओर से। तब लिए बहुत उभरना सीखो, अपने हक पर लड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो, युग की ये आवाज है। मोदी तेरे राज में, फसल गई आज में, मोदी तेरे राज में, फसल गई आज में। कटीले तार, बोल्डर्स और बैरिकेडिंग के उस पार देश के अन्नदाता भीषण ठंड के बीच धरने पर डटे हैं। सड़क पर ही डेरा डंडा, सड़क पर ही भोजन, सड़क पर ही सोना उठना, सड़क पर ही विरोध प्रदर्शन। सरकार ने शर्तों के साथ दिल्ली का दरवाजा खोला, बुराड़ी मैदान में किसानों के विरोध प्रदर्शन की इजाजत दी, लेकिन किसान जंतर मंतर जाने की जिद पर अड़े हैं। उन्हें बुराड़ी का मैदान जेल जैसा लग रहा है। बुराड़ी ग्राउंड को ओपन जेल यानी कि कैद किसान करार दे रहे हैं। आखिर क्यों, ये जानने के लिए हमारे साथ तमाम किसान यूनियन के कार्यकर्ता और नेता भी हैं। आप देख रहे हैं पीछे कि यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ कृषि मंत्री और पीयूष गोयल साहब और मनोहर लाल खट्टर, इन सब की तस्वीरें हैं। उनका पुतला जो है वो फूकने की तैयारी में है किसान। और आखिर क्यों उनको लगता है ये ओपन जेल है, उन किसानों से पूछते हैं। हम बरारी में कैद हो गए हैं। बरारी में कैद क्यों हो गए? कैद इसलिए हो गए, हम जंतर मंतर पे जाना चाहते हैं। हमारे जथेबंदियों का जो लान था वो ये था कि जंतर मंतर में हम धरना लगाएंगे, वहां जाकर के बात करेंगे। अगर नरेंद्र मोदी शर्त रख सकता है, हम किसान जथेबंदियां क्यों नहीं रख सकती? नतीजा ये है कि सरकार का बुराड़ी प्लान फेल हो गया। जो किसान यहाँ पहुँचे थे वो वापस लौटने लगे। जाते जाते पीएम और कृषि मंत्री का पुतला भी फूंक गए। दूसरी तरफ दिल्ली को घेर कर बैठे किसान बॉर्डर से हटने को तैयार नहीं और अब वो दिल्ली के 5 एंट्री पॉइंट्स को सील करने की तैयारी में है। राजधानी दिल्ली को वैसे तो पड़ोसी राज्यों से जोड़ने वाली कई सड़कें हैं, लेकिन ये 5 एंट्री पॉइंट्स सबसे खास हैं। जिसमें दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर सिंघू बॉर्डर, दिल्ली रोहतक हाईवे पर टिकरी बॉर्डर, दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर, दिल्ली नोएडा बॉर्डर, दिल्ली जयपुर हाईवे पर रजौकरी बॉर्डर। सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पूरी तरह बंद हैं। गाजियाबाद बॉर्डर पर भी भारी संख्या में किसान डेरा डंडा गाड़े हुए हैं। सिंघू बॉर्डर पर इनकी तादाद 2 से 3 हजार, जबकि टिकरी बॉर्डर पर 1500 किसान जमे हुए हैं। जबकि दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर किसानों की संख्या 1000 के करीब। किसानों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ पुलिस भी पूरी तैयारी के साथ मुस्तैद है।
टिकरी बॉर्डर पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आप देख पा रहे हैं हजारों की तादाद में जो किसान है वो यहाँ पर मौजूद है। चक्का जाम भी किया हुआ है। आप देख पा रहे हैं किसान है ट्रैक्टर ट्रॉलियों में बाकायदा यहाँ पर जमे हुए हैं और भारी संख्या में यहाँ पर फोर्स भी तैनात है। एक तरफ सिंघू बॉर्डर वो पूरी तरह से जाम है, जबकि दूसरी तरफ टिकरी बॉर्डर वो भी पूरी तरह से जाम है। यानी दिल्ली के 2 बॉर्डर अब तक जाम हो चुके हैं। किसानों की रणनीति यही है कि दिल्ली के लगभग सभी बॉर्डर जाम कर दिए जाएं। किसान अब दिल्ली के बाकी बॉर्डर को बंद करने की तैयारी में। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि राजस्थान के किसानों को दिल्ली जयपुर बॉर्डर बंद करने को कहा गया है, जबकि आगरा मथुरा हाईवे को भी बंद किया जाएगा। यानी दिल्ली पूरी तरह से सील करने की कोशिश होगी। सगो मन में जो बात साल से हम सुन रहे हैं मोदी का, सारे देश के किसान आज 4 दिन से देश के किसान अपने मन की बात मोदी जी को सुनाने आए हैं। तो हमने जो मोदी जी को बोला है कि किसानों के मन की बात सुनो, वरना आपको बहुत महंगा पड़ेगा और इसका जो सबक आपको मिलेगा, आप और आपकी पार्टी और ये रूलिंग पार्टी और भारत सरकार को हमेशा हमेशा याद रहेगा। इसके लिए हमारे किसान आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। किसानों की 2 मांगे हैं। पहली ये कि उनकी बात सुनी जाए और उन्हें दिल्ली के जंतर मंतर तक जाने दिया जाए, और दूसरी मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर है। किसानों ने मन बना लिया है कि लंबी लड़ाई चले तो भी पीछे नहीं हटेंगे। अन्नदाता पूरी तैयारी से जुटे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली घर बन गए हैं, सड़क पर लंगर लग गए हैं। किसान शिफ्ट में धरना दे रहे हैं। एक दल धरने पर बैठता है तो दूसरा दल खाने पीने के सामान की व्यवस्था करता है। सभी को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। किसानों और सरकार के बीच की जो लड़ाई है वो अब आर पार की हो चुकी है। किसानों ने बीच हाईवे पर अपना तंबू तान दिया है, अपना टेंट लगा दिया है, अपनी झोपड़ी बना दी है। क्या है मकसद, और साथ ही साथ हम आपको एक और दिखाएं, एक यहाँ पर नोटिस भी चिपका दिया है और यहाँ पर लिखा गया है कि भारतीय किसान यूनियन की धारा 288 लागू है। क्या योजना है आगे? योजना ये है कि अगर सरकार बात नहीं मानेगी तो पेरीफेरल जो है दिल्ली के चारों तरफ, उसके नीचे लोग बैठेंगे और उसके ऊपर को भी जाम करेंगे। तो ये पूर्ण रूप से प्लान है। पुलिस और सरकार उन्हें दिल्ली के केंद्र कहे जाने वाले जंतर मंतर में किसी कीमत पर घुसने देने को तैयार नहीं है। बॉर्डर पर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात है। 14 डीसीपी स्तर के अफसर बॉर्डर पर निगरानी कर रहे हैं। ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। सादे लिबास में किसानों के बीच पुलिस के जवान घूम रहे हैं। मौसमी सिंह और कुमार कुणाल के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। एक बहुत बड़ी चुनौती की शक्ल में इस समय सरकार के सामने ये मुद्दा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप रहिए खबरदार। मान्यताएं यही कहती हैं कि देव दीपावली के दिन यहाँ वाराणसी में सभी देवता उतर कर आते हैं पृथ्वी पर, स्वर्ग से उतर कर आते हैं पृथ्वी पर और दीपावली मनाते हैं। इसीलिए दीपों का जो दान यहाँ पर किया जाता है, अभी भी आप देख लीजिए किस तरीके से चहल पहल यहाँ पर है। अभी के लिए इतना ही। खबरदार में देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।